हेलो स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इस टॉपिक को इस वीडियो में हमें कंसेप्चुअली डिस्कस करना है। अगर आपका ये टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है तो ये टॉपिक आपको कितना समझ में आया, इसको चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें टोटल 10 एमसीक्यूज है और वो एमसीक्यूज ऐसे डिजाइन किए गए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पे कितना है वो चेक करने के लिए। अगर आपका स्कोर 8+ आता है तो इस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका स्कोर अगर 8 के नीचे आता है तो इस टॉपिक को रिवाइज करना है हमें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम डॉट प्रोडक्ट यूज करने वाले फिजिक्स के अलग अलग कंसेप्ट्स को समझने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं हम इसको, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। बिफोर स्टार्ट दिस डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, थोड़ा बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। मान के चलिए कोई भी मैं एक वेक्टर लेता हूं, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर। ओके, अब ये जो भी वेक्टर है इट हैव 3 different type of information. The first one, this vector have some magnitude. It represent a particular direction. और ये जो भी वेक्टर है ये किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां पे देखिए, कोई भी जब भी वेक्टर हम कंसिडर करते हैं सो उस वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वो किसी न किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब ऐसे वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा सर? फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वेक्टर को मान के चलिए कि इसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है। ओके, 10 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है और कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ओके, तो इस वेक्टर को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3a वेक्टर कंसिडर करता हूं तो वेक्टर a को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये जो भी वेक्टर है 3a, तो a से a के कंपैरिजन में 3a में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? तो यहाँ पे आंसर है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। और मैग्नीट्यूड कितना यूनिट होगा सर? 30 यूनिट। कितने टाइम्स बढ़ेगा? 3 टाइम्स बढ़ेगा। क्या 3 से इस वेक्टर a को मल्टीप्लाई करने के बाद 3a का डायरेक्शन चेंज होगा क्या सर? डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जो a का डायरेक्शन था वही 3a का डायरेक्शन होगा। क्या 3 से a को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वो जिस फिजिकल क्वांटिटी को a रिप्रेजेंट कर रहा था, अब क्या वो यही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? द आंसर इज दैट यस। तो सेम डायरेक्शन रहेगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो भी है वो मैग्नीट्यूड अब चेंज हो जाएगा जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब। ये कंसेप्चुअल डिस्कशन यहां पे कर रहे हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अगर हम इंस्टेंट ऑफ नंबर अब इसी वेक्टर को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा सर? वेक्टर वही है। ओके, इट हैज सम मैग्नीट्यूड, इट हैज पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, वेक्टर वही है। अब इस वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा सर? फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई लेता हूं, मास इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मान के चलिए कि एक मास है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg। ओके, अब 2 kg से हम इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या चेंज होगा सर? अब क्या मैग्नीट्यूड चेंज होगा? क्या डायरेक्शन चेंज होगा? क्या वो अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा?
इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हमें न्यूटन्स का लॉ पता है, द फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे आपको ध्यान से देखना है, सो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विथ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक स्केलर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट हो रहा है। ओके, सो यहां पे इस केस में ये जो भी था, दिस वन इज अ एक्सेलरेशन। सो कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड होगा सर, वो कोई ना कोई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को, एक्सेलरेशन को। ओके, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब जैसे हम इस एक्सेलरेशन वेक्टर को m से यानी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर m की वैल्यू हम 2 kg लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड तो 100% चेंज होगा सर, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा। ओके, अगर पहले का एक्सेलरेशन अगर 10 है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, अब ये 20 यूनिट होगा। क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो गया क्या? सो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन एज इट इज रहेगा, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। लेकिन पहले ये वेक्टर जो भी था ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब जैसे हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब नया जो भी वेक्टर आ रहा है, सो ये है फोर्स। ओके सर, ये फोर्स हो गया। अभी देखिए, जब हम किसी भी वेक्टर को सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन जब किसी वेक्टर को स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पे उसका फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज होगा। ये था बेसिक डिस्कशन अबाउट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विद द वेक्टर या नंबर विद द वेक्टर। अब हम बात करेंगे दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन है, डिपेंडिंग ऑन रिजल्टेंट क्या आ रहा है। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिजल्टेंट एक स्केलर आता है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी आता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। तो इस वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। जब भी दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो भी होगा वो स्केलर आएगा। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट को या डॉट प्रोडक्ट को हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट? सो डेफिनेशन ये रहा, द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as the product of the magnitudes of two vectors with cosine of the angle between them। जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, बाय दिस डॉट प्रोडक्ट, सो उसका जो भी रिजल्टेंट आता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स विद द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ओके, तो यहां पे इसको समझने के लिए दो वेक्टर्स कंसिडर करते हैं हम। सो इमेजिन कीजिए कि दिस इज अ ए वेक्टर एंड दिस वन इज अ बी वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर्स यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं, और हम यहाँ पे इन दोनों वेक्टर में का एंगल जो भी है उसको हम कंसिडर करेंगे थीटा। सो ए इज अ फर्स्ट वेक्टर, बी इज अ सेकंड वेक्टर। इन दोनों वेक्टर में का एंगल कितना है सर? थीटा है। ओके, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। ओके, तो जनरल फॉर्मूला हम यहां पे पहले डिफाइन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, जो भी वेक्टर प्रोडक्ट है, सॉरी, जो भी डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन दिस टू वेक्टर, उस डॉट प्रोडक्ट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट्स, सॉरी, द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as the product of the magnitudes of two vectors with cosine of the angle between them। तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर? A। सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर? B। और
कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो इन दोनों में का एंगल कितना है, थीटा, सो इट इज अ कॉस थीटा। सो ये इक्वेशन है डॉट प्रोडक्ट का मैथमेटिकल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम इसका यूज करने वाले हैं। ओके, सो ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ये था इसका डिस्कशन। ओके, अब इसको थोड़ा अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, देखिए, सो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, सो यहां पे हम क्या करेंगे, बी या ए को मैं पहले ले लेता हूं, ए ब्रैकेट में बी कॉस थीटा। अब सर बी कॉस थीटा क्या है, बी वेक्टर तो पता है हमें, लेकिन बी कॉस थीटा क्या है, दिस इज अ बी कॉस थीटा इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। हमने कंपोनेंट्स वेक्टर को रिजॉल्व किया था, उस वक्त हमने देखा था। ओके, अगर मैं इस बी वेक्टर को अलोंग ए वेक्टर रिजॉल्व करता हूं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ओके, सो यहां से लेके यहां तक का जो भी मैग्नीट्यूड होगा ना सर, इट्स अ बी कॉस थीटा, इट्स अ बी कॉस थीटा। अब देखिए, बी वेक्टर को हमने जैसे रिजॉल्व किया, तो बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए डायरेक्शन, अलोंग ए वेक्टर इज अ बी कॉस थीटा। सो बी कॉस थीटा एक टर्म हो गया, और दूसरा टर्म कौन सा है सर, यहाँ पे ए, और दिस इज द सेकंड टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट है, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। सो वेक्टर ए इटसेल्फ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू magnitude of component of vector b along vector a, so this is that one, b cos theta। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम अलग एंगल से डिफाइन करना है, अगर वेक्टर a को along b रिजॉल्व करना है, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सो b इंटू a cos थीटा। सो ये cos थीटा क्या है, सो जब हम वेक्टर a को along वेक्टर b डायरेक्शन रिजॉल्व करेंगे, ओके, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, तो ए का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर जो भी आएगा, इट्स अ ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इटसेल्फ। सो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब इसको यूज कब करते हैं सर, हम बहुत बार यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आपको। सो एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरीके से है, ये सरफेस है, ओके, इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक हमने रख दिया। अब इस ब्लॉक के ऊपर हम कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, लाइक दिस वन, दिस इज दैट फोर्स। ये जो भी फोर्स है, इट इज एफ। सो एफ इतना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में, तो इस ब्लॉक का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, ब्लॉक मोशन में आएगा कि नहीं आएगा, द आंसर इज दैट यस, आना चाहिए। ओके, तो आएगा, तो ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो ब्लॉक को हम इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ऐसा इमेजिन करेंगे, इस डायरेक्शन में, लाइक दिस वन, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में ब्लॉक मोशन हो रहा है। अब मान के चलिए कि जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर दिया हमने। जो भी इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक का जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा, इसकी वैल्यू लेंगे हम 5 मीटर। सर ये जो भी फोर्स है ना, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जो भी डिस्प्लेसमेंट है, इट इज आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। अब हमें इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, हमें वर्क डन मिलना चाहिए, कि इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक का जो भी मूवमेंट हो रहा है, तो उस केस में कितना वर्क डन हुआ है, वो वर्क डन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस होता है, ओके, इट इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। सो दिस इज द वर्क डन। तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि वर्क डन जो भी होता है सर,
इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद, इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमें वेक्टर मिल रहा है, सॉरी स्केलर मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, अब इस केस में एग्जैक्टली वर्क डन कितना हो रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये जो भी है दिस इज अ फोर्स। इन दोनों वेक्टर्स में का एंगल अगर हम कंसिडर करते हैं थीटा, इन दिस केस इमेजिन दैट इट्स अ 60 डिग्री। कितना ऐसा 60 डिग्री है। तो अब फोर्स की वैल्यू में पता है, एस की वैल्यू पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है उस फोर्स की वजह से 5 मीटर। फोर्स हमने कितना अप्लाई किया उस ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन। तो यहां पे जो भी वर्क डन होगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो एफ की वैल्यू कितना है सर 10, डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है सर 5 मीटर इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री जो कि होता है 1/2। सो दिस इज इक्वल टू 25 जूल। सो वर्क डन इज इक्वल टू 25 जूल। अब इस केस में जो भी फोर्स यहां पे अप्लाई हम कर रहे हैं, अगर उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या होगा सर। मान के चलिए कि डायरेक्शन अगर मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूं, इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा, अगर इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं कि उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और उसी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना हो गया सर 0 हो गया। कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट 1। तो उस केस में वर्क डन कितना होगा अगर उसी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो एफ एस कॉस थीटा। सो दिस इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है 10, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 और ये कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू होता है 1। सो दिस इज इक्वल टू 50 जूल। देखिए यहां पे सर आप फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही हो रहा है, लेकिन सेकंड केस में वर्क डन ज्यादा आ गया। क्यों ज्यादा आ गया सर, हम फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ओके, तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे अल्टीमेटली दो वेक्टर्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों में का एंगल जो भी है वो यहाँ पे मैटर करता है कि आउटपुट कितना आएगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये लगा कि मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा सर, अब मान के चलिए कि किसी कारणवश इसका डिस्प्लेसमेंट, किसी कारणवश, ओके, इस फोर्स की वजह से नहीं, अब एक स्टूडेंट है फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है ऊपर, ओके, और डिस्प्लेसमेंट किसी कारणवश इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस केस में जो भी वर्क डन होगा सो एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितना है सर, स्टूडेंट तो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में किसी कारणवश हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया सर, थीटा की वैल्यू हो गया यहाँ पे 90 डिग्री और कॉस ऑफ 90 डिग्री बिकम अ 0। देयरफॉर इन दिस केस वर्क डन की वैल्यू कितना होगा सर 0 होगा। क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा बहुत बार होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के मोशन कंसिडर करते हैं, मान के चलिए अराउंड द न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व हो रहा है इन द ऑर्बिट। अब उस इलेक्ट्रॉन का जो भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, ओके, तो वो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी एक्ट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी एक्ट होगा इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब इन दोनों में का एंगल कितना है सर 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन कितना होगा सर इस केस में 0 होगा। मींस जब भी किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन हो रहा है, ओके, कोई ना कोई वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स 100% हो रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा होगा उस सर्कुलर मूविंग में जो बॉडी है उस बॉडी के ऊपर। तो ऐसे केस में जो भी वर्क डन होता है इट इज ऑलवेज 0। बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा है, इस एग्जांपल के बेसिस पे हमने इस स्केलर प्रोडक्ट को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। अब और कौन कौन से ऐसे स्केलर प्रोडक्ट्स है सर जनरली हम बहुत बार यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज अ पावर। सो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज इक्वल्स टू velocity into force into velocity, ओके, तो फोर्स into velocity इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो भी आता है इट्स अ पावर। उसके बाद मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए।
where B is a magnetic field, A is a area vector. So ऐसे बहुत सारे जगह पे हमें स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट यूज करना होता है. ओके एक बार फास्ट ट्रैक में रिवाइज करते हैं. जिन दो वेक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट से, सो दैट इज इक्वल्स टू magnitude of first vector into magnitude of second vector into the cosine of the angle between these two vectors. ये था basic discussion about dot product या scalar product. Next one, कुछ important points जो हमें पता होना ही चाहिए. ओके तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Related with this important points are related with the dot product या scalar product. The angle between the two vectors. जैसे कि हमने अभी देखा है कि दो वेक्टर्स अगर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, उन दोनों में का एंगल दिया है, ओके तो ये फॉर्मूला हम जनरली यूज करते हैं. अब मान के चलिए कि वेक्टर ए जो भी है इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स दिया है, फॉर एग्जांपल ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के. ओके वेक्टर बी भी दिया है इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के. तो अब इनका जो भी डॉट प्रोडक्ट होगा वो हम इजीली कैलकुलेट करेंगे. कैसे करेंगे थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं. ओके सिंपली विदाउट नोइंग, विदाउट अननोन एंगल, एंगल अगर पता नहीं है फिर भी हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे इनके बेसिस पे ए वेक्टर और बी वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है तो हम ए डॉट बी निकाल सकते हैं. अब कंपोनेंट के फॉर्म में है तो ए का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेंगे हम, ए भी पता चलेगा, और बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करेंगे, बी पता चलेगा. तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी. हम इस फॉर्मूला का यूज करके दो वेक्टर में का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके तो ये एग्जैक्टली कैसे करना है एक एग्जांपल हम थोड़ी देर बाद देखेंगे. तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर दो वेक्टर्स कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हैं तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है. नेक्स्ट है कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जो डॉट प्रोडक्ट होता है सर, इट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब ये कैसे है देखिए. जब हम दो वेक्टर में का डॉट प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं, मान के चलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ओके इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. अगर किसी को लगता है कि मुझे बी पहले लेना है बाद में ए लेना है यानी बी डॉट ए लेना है तो क्या होगा सर, बी ए कॉस थीटा. अब यहां पे सिंपल प्रोडक्ट है तो सिंपल प्रोडक्ट होने की वजह से हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज ए बी कॉस थीटा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन से दैट a dot b is always equals to b dot a. आप दो वेक्टर में से कोई भी फर्स्ट वेक्टर लीजिए, कोई भी दोनों में से, डॉट प्रोडक्ट विद द रिमेनिंग वेक्टर. तो यहां पे ये कम्यूटेटिव लॉ जो भी है वो फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव. व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? अब डिस्ट्रीब्यूटिव देखिए, अगर थ्री वेक्टर्स है, ओके ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और कुछ इस तरीके का है ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद द बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. सो दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद द बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद द सी वेक्टर. तो ये प्रॉपर्टी भी डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है. सो देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे फॉलो करता है. ओके सो अगर आप तीन वेक्टर्स को इस तरीके से आप करके देख रहे हैं तो रिजल्टेंट आउटपुट जो भी आएगा वो सेम आएगा. ओके सो यहाँ पे ये था डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है, इट्स अ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्केलर वैल्यू. जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान के चलिए पहला वेक्टर है वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर है वेक्टर बी.
ओके, इन दोनों प्रोडक्ट का जो भी डॉट प्रोडक्ट होगा, दिस इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब सर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये किस किस के ऊपर डिपेंड होगा? ये डिपेंड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ये डिपेंड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर, ये डिपेंड होगा कि दोनों में एंगल कितना है, दोनों में एंगल कितना है। अब यहां पे अगर हम cos थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है सर? मैक्सिमम वैल्यू होगा सर 1। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा सर? 1 होगा। वो कब होगा? जब थीटा की वैल्यू ये 0 डिग्री होगा, थीटा की वैल्यू ये 0 डिग्री होगा, उस वक्त cos थीटा की वैल्यू 1 होगा। अगर cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है किसी भी दो वेक्टर्स के लिए, तो यहां पे a डॉट b, इनका जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ओके, इट इज इक्वल टू ए बी आना चाहिए, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कितना हो गया? वहां पे 1 हो गया, जो कि सबसे ज्यादा होगा cos थीटा की वैल्यू। ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ए बी। अब मिनिमम वैल्यू कब होता है? सो जब cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होता है, जब cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होता है, उस केस में, ओके, सॉरी, cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगा सर? cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू ये 90 डिग्री होगा। ओके, इस केस में a डॉट b का जो भी मिनिमम वैल्यू होगा, इट्स इक्वल टू 0। कब? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। यानी दो वेक्टर्स, ध्यान से देखिएगा, दो वेक्टर्स जब एक में को पैरेलल, सॉरी, एक में को पैरेलल है, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस वन इज द सेकंड वेक्टर। दो वेक्टर्स जब एक में को पैरेलल है, जब इन दोनों में का एंगल 0 डिग्री होता है, तब a डॉट b ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। वही दो वेक्टर्स, जब एक वेक्टर कुछ इस तरीके का है और दूसरा वेक्टर कुछ इस तरीके का है, ओके, दोनों में एंगल कितना है सर? यहाँ पे दोनों में एंगल है 90 डिग्री। अगर ऐसी सिचुएशन है तो a डॉट b, इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी होगा वो 0 हो जाएगा, विच इज अ मिनिमम वैल्यू, विच इज अ मिनिमम वैल्यू। ओके, और एक चीज हमेशा याद रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेदर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, आंसर इज दैट नो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर थीटा की वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री अगर है, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो a डॉट b की वैल्यू ये नेगेटिव में आएगा। ओके, नेगेटिव में आएगा। सो जब थीटा की वैल्यू ये लेस देन 90 डिग्री होता है, तब स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव होता है। जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, तब स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू नेगेटिव में होता है। जब थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, तब स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगा। तो ये हमें याद रखना है। यानी स्केलर प्रोडक्ट जो भी है ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, या 0 हो सकता है। ओके, सो इतना हमें याद रखना है। नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट जो भी है वो यहां पे देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। जब दो वेक्टर्स होंगे एक में को परपेंडिकुलर, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू कितना आएगा सर? इट्स अ 0, इट्स अ 0। ओके, नेक्स्ट वन, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। हमने लास्ट लेक्चर में या उसके पहले देखा था, देयर आर वी डिफाइन 3 यूनिट वेक्टर्स, I, J and K. ओके, I कैप, J कैप एंड K कैप। जनरली कैप हम रिप्रेजेंट नहीं करते। ओके, सो I कैप, J कैप, K कैप. So this I cap is a unit vector along x-axis, J cap is a unit vector along y-axis, K cap is a unit vector along z-axis. ओके, तो अब ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अब देखिए, अगर हम I डॉट J लेते हैं, ये दोनों वेक्टर्स है, भले ही उनका मैग्नीट्यूड 1 हो, लेकिन दोनों वेक्टर्स है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो I डॉट J अगर हम लेते हैं, तो सोचिए कि I इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, J इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। दोनों में एंगल कितना बना सर? 90 डिग्री। अगर दोनों में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो डेफिनेटली आउटपुट कितना आएगा? रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक में को परपेंडिकुलर है। इसी तरह से J डॉट
k इज इक्वल टू 0 और k डॉट i इज इक्वल टू 0। ओके, तो जब भी हम दो ऑर्थोगोनल वेक्टर लेते हैं, ऑर्थोगोनल लीनियर वेक्टर्स लेते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट जो भी आता है इट इज ऑलवेज 0, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट वन, अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट? अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद द सेम वेक्टर अगर हम लेते हैं, तो दोनों वेक्टर सेम है, एक ही डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू कितना होगा सर? 0 डिग्री होगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ द 0 डिग्री। ओके, कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होता है, सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर यही फॉर्मूला सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का हम यूनिट वेक्टर के साथ अप्लाई करते हैं तो सिचुएशन कैसा होगा सर? i डॉट i इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, कॉस ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा? 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ओके, सो i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1 and k dot k is equals to 1। ओके, अब सर अगर मैं यहां पे आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि i डॉट माइनस i डॉट माइनस i, एक वेक्टर है i, दूसरा वेक्टर है माइनस i, ये i वेक्टर किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है सर? एक्स एक्सिस को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। माइनस i किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस को। तो दोनों में एंगल कितना हो गया सर? 180 डिग्री हो गया है। कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना आता है? -1 आता है। तो इस तरीके से हम इसको -1 लिख सकते हैं। तो j डॉट माइनस j -1 आएगा, k डॉट माइनस k -1 आएगा। सो ये था डिस्कशन अबाउट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। किसी भी वेक्टर को उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। ये लास्ट पॉइंट है जो कि हमने एंगल फाइंड आउट करते वक्त देखा था। तो देखिए, अगर कोई वेक्टर ए इज इक्वल टू कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है axi प्लस ayj प्लस azk, और वेक्टर बी दिया है विच इज इक्वल टू bxi प्लस byj प्लस bzk। तो यहां पे जब हम a डॉट b लेंगे, ओके, a डॉट b लेंगे, तो यहां पे देखिए फर्स्ट वेक्टर, या सिंपली इनको यहां पे प्लेस कर दीजिए axi प्लस ayj प्लस azk डॉट प्रोडक्ट। ये फर्स्ट वेक्टर हो गया सर आपका डॉट प्रोडक्ट सेकंड वेक्टर, so it's a bxi plus byj plus bzk। ओके सर, सो यहां पे दिस इज इक्वल्स टू, अब फर्स्ट टर्म इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सो i और ये भी i का टर्म है, तो ax इंटू bx, दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से एंगल कितना होगा सर? 0 होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ax bx, ओके, प्लस i वाला टर्म अगर j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो i डॉट j इज इक्वल टू कितना होगा सर? 0। क्यों 0 हो रहा है सर? परपेंडिकुलर है, एक एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वाई एक्सेस को, तो दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। तो इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आएगा, प्लस इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आएगा, प्लस इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आएगा, प्लस इस टर्म को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a y b y, प्लस इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 प्लस 0, प्लस जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a z b z। तो फाइनली इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट a डॉट b इज इक्वल्स टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। So this is that formula.
ओके, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सिंपल एग्जांपल। मान के चलिए कि एक वेक्टर है, इट्स लाइक दिस वन, p वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, और q वेक्टर है विच इज इक्वल टू i प्लस 5j प्लस 8k। अब p डॉट q कितना होगा सर? p डॉट q इज इक्वल टू, तो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट का दोनों का प्रोडक्ट लेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे लिया है, सो इट्स अ 2 प्लस j के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट लेंगे, इट्स अ 15 प्लस k के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट लेंगे, इट्स अ 8। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना होगा सर? ये होगा 25। ओके, सो b डॉट q इज इक्वल्स टू 25, इसकी वैल्यू आ गया 25, ये स्केलर है। ओके, 25 ये स्केलर है। सो ये था डिस्कशन अबाउट डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो इतना याद रखिएगा कि जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आउटपुट ये स्केलर क्वांटिटी आता है। ओके, तो अगर आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करके देखना है तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हो। ओके, ये वेबसाइट जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। देयर इज नो एनी सब्सक्रिप्शन, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा वेबसाइट पे आ सकते हो और आप वहां पे मोर देन 5000 एमसीक्यूज है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। ओके, तो आप जिस टॉपिक आपका हो चुका है उस टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करके देख सकते हो, और आने वाले कुछ दिनों में लास्ट 10 इयर्स में जेडब्ल्यू या नीट में जितने भी एमसीक्यूज पूछे हैं सभी, यानी PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सभी के सभी इस वेबसाइट पे अपलोड होंगे। साथ ही साथ इस वेबसाइट पे सिंपल सिंपल टॉपिक के ऊपर सिमुलेशंस बनाए हैं, जस्ट लाइक एनिमेशन। ओके, तो वहां पे आप खुद वैल्यूज एंटर करके देख सकते हो कि अगर न्यूटन का लॉ है, फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वो बॉडी का मोमेंट कैसा होगा। अगर कोई सिंपल पेंडुलम है तो उसका लेंथ चेंज करके उसके ऑसिलेशन स्टडी कर सकते हो। अगर वहां पे एयर रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसे बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर छोटे छोटे सिमुलेशंस वहां पे बनाए